बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। एक बार रवि ने अपने दोस्त रमेश के साथ एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। रवि को पता था कि उनके बिजनेस में फर्म्स का क्या रोल होता है। फर्म्स यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो प्रॉफिट के लिए गुड्स और सर्विस बनाते हैं। रवि और रमेश ने डिसाइड किया कि वो एक स्मॉल बेकरी खोलेगा। उन्होंने वर्कर्स को हायर किया, वेजेस दिए और रॉ मटेरियल खरीदे। ये सब उनकी फर्म्स के ऑपरेशन का पार्ट था। जब उन्होंने बेकरी खोल दी तो उन्हें समझ आया कि सिर्फ उनकी फर्म ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्स करती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, स्कूल चलाती है और पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है। उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने बेकरी के आसपास रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाए थे, जिससे कस्टमर आसानी से उनके पास आ सकते थे। गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू भी इनकम जनरेट करती है, जो बाद में पब्लिक सर्विस में लगता है। एक दिन रवि और रमेश ने अपने लोकल कम्युनिटी के लोगों से बात की। उन्होंने देखा कि लोग खुद के घरों में रहते हैं और अपने खर्चों का ध्यान रखते हैं। ये लोग हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है, जो इंडिविजुअल या ग्रुप हैं। हाउस होल्ड कंजप्शन डिसीजन लेता है, सेविंग करते हैं और टैक्स पे करते हैं। ये लोग अपनी इनकम को वेजेस, सैलरी या प्रॉफिट के थ्रू कमाते हैं। रवि और रमेश ने समझा कि उनकी बेकरी से लोकल हाउस होल्ड को भी बेनिफिट हो रहा है। लोग बेकरी से ब्रेड और पेस्ट्रीज खरीदते हैं, जो उनकी कंजप्शन नीड्स को पूरा करता है। साथ ही जब रवि और रमेश ने अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं, तब उनका इनकम भी उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि सेविंग और फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का मौका। इस तरह रवि और रमेश ने समझा कि फर्म्स, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड सेक्टर का एक दूसरे के साथ कितना इंटरकनेक्टेड रोल है। एक तरफ वो अपने बिजनेस चला रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि किस तरह से इन सब प्लेयर के डिसीजन और एक्शन उनके बिजनेस पर असर डाल रहे हैं। इस समझ के साथ उन्होंने अपनी बेकरी को और भी सक्सेसफुल बनाने का प्लान किया। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक बार रवि और रमेश अपने बेकरी बिजनेस के ग्रोथ को समझने के लिए नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने लगा। उन्हें पता चला कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तीन मेन मेथड्स हैं: एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। रवि ने सोचा कि एक्सपेंडिचर मेथड कैसे काम करता है। इस मेथड में एग्रीगेट इनकम को मेजर किया जाता है फर्म्स के थ्रू फाइनल गुड्स और सर्विस पर की गई स्पेंडिंग को देखकर। मतलब जो पैसे लोग बेकरी से ब्रेड और पेस्ट्रीज खरीदने पर खर्च करते हैं, वही टोटल एग्रीगेट इनकम का हिस्सा है। जैसे अगर उनकी बेकरी ने एक महीने में 1 लाख रुपए की सेल की, तो ये पैसा उनकी बेकरी के लिए एग्रीगेट इनकम बन जाता है। इस मेथड से उन्हें समझ आता है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं और उनकी बेकरी का मार्केट डिमांड कैसा है। प्रोडक्ट मेथड। फिर उन्होंने प्रोडक्ट मेथड के बारे में सीखा। इस मेथड में एग्रीगेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सभी फर्म्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स और सर्विस की टोटल वैल्यू निकाली जाती है। यानी जितना भी ब्रेड, केक और कुकीज उनकी बेकरी ने प्रोड्यूस किया है, उनकी टोटल वैल्यू की ही एग्रीगेट इनकम बनेगी। अगर उन्होंने एक महीने में 5,000 ब्रेड, 2,000 केक और 3,000 कुकीज बेचे और उनकी वैल्यू रेस्पेक्टिवली मान लेते हैं 20 रुपए, 200 रुपए और 50 रुपए है, तो उनकी टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने पर उन्हें एग्रीगेट इनकम का पता चलेगा। इनकम मेथड। अब उन्होंने इनकम मेथड के बारे में सुना। इस मेथड के तहत
एग्रीगेट इनकम को सभी फैक्टर पेमेंट को जोड़कर निकाला जाता है, जैसे वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। रवि और रमेश के बेकरी में जो भी उन्होंने वर्कर को वेजेस दिए, जो प्रॉफिट उन्हें मिले और जो रेंट उन्हें दिए, सब मिलाकर उनकी टोटल एग्रीगेट इनकम का हिस्सा होता है। जैसे अगर उनकी बेकरी ने वर्कर को 30,000 रुपये वेजेस दिए, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 5,000 रुपये रेंट दिए, तो उनका टोटल एग्रीगेट इनकम 45,000 रुपये बने। इस तरह रवि और रमेश ने समझा कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए तीन मेथड कैसे काम करते हैं: एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। अब बात करते हैं द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। रवि और रमेश अपने बेकरी के बिजनेस के लिए एक नए तरीके से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन समझना चाहते थे। उन्होंने सुना कि प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड से इकोनॉमिक में गुड्स और सर्विस का एग्रीगेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इस मेथड में सारी फर्म्स द्वारा दिया गया वैल्यू ऐड करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि ने सोचा कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो उन्होंने व्हीट प्रोड्यूसर, जो कि व्हीट प्रोड्यूस करते थे किसान, और ब्रेड प्रोड्यूसर बेकर्स का एग्जाम्पल लिया। व्हीट प्रोड्यूसर, सोचिए एक किसान जो हर बार में व्हीट यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन करता है। उसने टोटल वैल्यू के रूप में व्हीट का 100 रुपए का माल तैयार किया। किसान अपने सारे व्हीट को 50 रुपए का हिस्सा बेकर को बेचता है। मतलब ये 50 रुपए उस व्हीट का वैल्यू है जो बेकर के लिए परचेज किया गया। स्टेप 2, ब्रेड मेकर्स। अब ये बेकर्स जो व्हीट खरीदते हैं उसका इस्तेमाल करके ब्रेड बनाते हैं। उसका ब्रेड बनाने का प्रोसेस इतना एफिशिएंट है कि वो इस व्हीट को यूज करके 200 रुपए का ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं। स्टेप 3, वैल्यू एडेड कैलकुलेशन। अब अगर हम प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड से देखें तो किसान ने 100 रुपए का व्हीट प्रोड्यूस किया, लेकिन उनका असली इनकम सिर्फ 50 रुपए है जो उन्होंने बेकर्स को बेचा। लेकिन बेकर्स ने जो ब्रेड प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू है 200, यानी कि बेकर्स ने व्हीट का इस्तेमाल करके और भी वैल्यू ऐड की, जो उन्होंने 200 रुपए का ब्रेड देने में मददगार हुआ। टोटल वैल्यू एडेड। अगर हम इस कैलकुलेशन को मिलाते हैं तो किसान ने 50 रुपए का व्हीट सेल किया, बेकर्स ने 200 रुपए का ब्रेड प्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू एडेड इनकम में 200 रुपए प्लस 50 रुपए व्हीट के टोटल 250 रुपए होता है। लेकिन हमने ये देखा कि बेकर्स ने व्हीट के लिए 50 रुपए का हिस्सा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए ट्रू वैल्यू एडेड होगा टोटल वैल्यू एडेड में इक्वल टू वैल्यू ऑफ ब्रेड माइनस कॉस्ट ऑफ व्हीट बराबर 200 माइनस 50, यानी कि 150 रुपए होंगे। इस तरह रवि और रमेश ने समझा कि प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड से एग्रीगेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। रवि और रमेश ने अपने बेकरी बिजनेस के लिए वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को समझने का डिसाइड किया। उन्हें सीखना था कि कैसे फर्म्स अपने प्रोडक्शन से वैल्यू ऐड करती है और ये कैसे मेजर होता है। उन्होंने समझा कि वैल्यू एडेड का मतलब है एक फर्म द्वारा की गई नेट कंट्रीब्यूशन। मतलब जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट बनाती है तो वो इंटरमीडिएट गुड का इस्तेमाल करती है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका वैल्यू माइनस करने पर जो अमाउंट मिलता है वही वैल्यू एडेड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं फार्मर्स और बेकर्स का। रवि ने पहले फार्मर्स का एग्जाम्पल लिया। जैसे कि फार्मर ने अपना व्हीट प्रोड्यूस किया और इसका टोटल वैल्यू 100 रुपए है। ये पूरे वैल्यू
उनका वैल्यू एडेड है, क्योंकि उन्होंने किसी और गुड्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो फार्मर का वैल्यू एडेड होगा 100 रुपए। बेकर्स का वैल्यू एडेड, अब बेकर्स के केस में उन्होंने व्हीट खरीदा। जैसे बेकर ने अपने प्रोडक्शन से ब्रेड बनाया जिसका टोटल वैल्यू 200 रुपए है, लेकिन उन्होंने फार्मर से व्हीट खरीदने के लिए 50 रुपए खर्च किए। तो बेकर्स का वैल्यू एडेड होगा वैल्यू ऑफ ब्रेड माइनस कॉस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि 200 माइनस 50 इक्वल टू 150। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड वर्सेस नेट वैल्यू एडेड जानते हैं। रवि और रमेश ने अब समझा कि वैल्यू एडेड का भी एक और डायमेंशन होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर हम डिप्रिसिएशन को शामिल करते हैं तो हमें जो मेजर मिलता है वही ग्रॉस वैल्यू एडेड है। डिप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी एसेट्स की वैल्यू का कम होना ओवर द टाइम, जैसे बेकरी के इक्विपमेंट्स की वैल्यू घट रही है। अगर हम जीवीए से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें नेट वैल्यू एडेड मिलती है। मतलब ये वैल्यू होती है जो किसी फर्म्स के लिए मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि ये उनकी एक्चुअल अर्निंग को दिखाती है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री। रवि और रमेश अपने बेकरी बिजनेस के ऑपरेशन को और बेहतर समझाने के लिए इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहते थे। उन्होंने ये सीखना शुरू किया कि इन्वेंट्री क्या होती है और इसका बिजनेस पर क्या असर होता है। इन्वेंट्री का मतलब है अनसोल्ड फिनिश्ड या रॉ गुड्स का स्टॉक जो एक फर्म्स एक साल से दूसरे साल तक रखती है। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल्स आपके पास है वो आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा है। रवि और रमेश ने समझा कि एक फर्म्स की इन्वेंट्री का चेंज साल भर में किस तरह से कैलकुलेट होता है। इन्वेंट्री का चेंज फार्मूला है चेंज इन इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ फर्म्स माइनस सेल ऑफ फर्म्स। इसका मतलब है अगर आपने साल में ज्यादा प्रोडक्ट बनाए हैं लेकिन उन्हें नहीं बेचा तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। अगर आपने ज्यादा बेचा है तो इन्वेंट्री घट जाएगी। एग्जाम्पल जैसे रवि की बेकरी ने साल में 1000 लोफ्स ऑफ ब्रेड बनाए प्रोडक्शन किए, लेकिन सिर्फ 800 बेचे, तो उनकी इन्वेंट्री का चेंज होगा 1000 माइनस 800 200, यानी उनकी इन्वेंट्री में 200 की इंक्रीज हुई है जो अनसोल्ड रही। इसका मतलब है ये भी है कि उन्हें अगले साल के लिए इन लोब्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की। रवि और रमेश ने ये भी जाना कि इन्वेस्टमेंट के 3 मेजर कैटेगरीज हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फील्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये उनकी इन्वेंट्री की वैल्यू में इंक्रीज होती है जो एक फर्म एक साल में करती है। अगर उन्होंने इन्वेंट्री खरीदा है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में काउंट होता है। फील्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट इसमें मशीनरीज, फैक्ट्री बिल्डिंग और इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट होता है। जैसे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ सकती है, जैसे अगर रवि ने एक नई ओवन खरीदी तो वो फील्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ये उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है जो हाउसिंग फैसिलिटी में होती है, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन या इम्प्रूवमेंट। अब जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रवि और रमेश ने समझा कि अगर हम सभी फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड एक साल में जोड़ते हैं तो हमें एक मेजर मिलता है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू दिखाता है। इस एस्टिमेट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, यानी कि अगर रवि और रमेश की बेकरी और दूसरी फर्म्स का वैल्यू एडेड मिला दिया जाए तो हमें इकोनॉमी का टोटल जीडीपी मिलता है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड
रवि और रमेश ने बेकरी बिजनेस का जीडीपी समझने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करने का सोच रहे थे। उन्होंने ये समझा कि एक्सपेंडिचर मेथड डिमांड साइड पर फोकस करता है, जो कि प्रोडक्ट की खरीदारी पर आधारित है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है जानते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं उस तरीके को जिसे हम जीडीपी को फाइनल एक्सपेंडिचर के जरिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें हर एक खरीद को देखा जाता है जो इकोनॉमी में होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए रवि की बेकरी ने फार्मर से 50 रुपए वर्थ का वीट खरीदा। ये वीट इंटरमीडिएट गुड है, तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर में नहीं आता। अब बेकरी ने वीट को यूज करके 200 का ब्रेड बनाया और बेचा। फाइनल एक्सपेंडिचर ब्रेड सेल जो हुई तो 200 रुपए की ब्रेकर्स को मिलता है। फाइनल एक्सपेंडिचर वीट सेल की बात करें तो 50 रुपए फार्मर को मिलता है। तो अब जीडीपी का एग्रीगेट वैल्यू होगा 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। अब जीडीपी के फॉर्मूलाज की बात करते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये हाउस होल्ड द्वारा की गई खरीदारी है, जैसे ब्रेड या बिस्किट। आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस की तरफ से की गई इन्वेस्टमेंट है, जैसे रवि ने नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट द्वारा की गई खरीदारी है, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल्स के लिए खरीदारी या खर्च। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, ये गुड्स हैं जो दूसरे देशों को बेचे जाते हैं, जैसे अगर रवि अपने ब्रेड को बाहर बेचे। एम फॉर इम्पोर्ट, ये वो गुड्स हैं जो दूसरे देशों से खरीदे जाते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पोर्टेंस। रवि और रमेश ने देखा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस फॉर्मूले के का सबसे ज्यादा वेरिएबल कंपोनेंट है। यानी अगर वो अपने बेकरी में नए मशीन्स या ओवन खरीदते हैं तो ये जीडीपी में सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हैं। इस तरह से रवि और रमेश ने एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करके जीडीपी को समझा। अब बात करते हैं इनकम मेथड के थ्रू। रवि और रमेश ने अब इनकम मेथड के बारे में सीख रहे थे, जो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए एक और तरीका है। इस मेथड का फोकस उन इनकम्स पर होता है जो सभी प्रोडक्शन फैक्टर जैसे कि लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप और लैंड द्वारा अर्न किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रवि के बेकरी ने 2024 में कुछ खास तरीके से पैसे कमाए। इस साल उन्होंने लेबर को रवि ने अपने वर्कर को 50,000 सैलरी दी। कैपिटल, उनके इक्विपमेंट से मिलने वाले रिटर्न्स 30,000 थे। इंटरप्रेन्योर रवि इंटरप्रेन्योरशिप, रवि का खुद का प्रॉफिट 20,000 था, जो उनके इफर्ट का रिजल्ट था। लैंड, बेकरी का रेंटल वैल्यू 10,000 था। तो टोटल इनकम का कैलकुलेशन करें तो लैंड लेबर का 50,000 प्लस 30,000 कैपिटल का, इंटरप्रेन्योरशिप 20,000 और लैंड रेंट का 10,000, तो टोटल 1,10,000 रुपए हुए। इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू वेजेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ वेजेज लेबर के द्वारा कमाए गए पैसे, रेंट लैंड का रेंटल इनकम, इंटरेस्ट कैपिटल पर मिलने वाले रिटर्न्स, प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर्स के इफर्ट का प्रॉफिट। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। रवि और रमेश ने ये समझा कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जब इकोनॉमी में खरीदारी एक्सपेंडिचर बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ जाती है। इस तरह रवि और रमेश ने इनकम मेथड के थ्रू जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है ये समझा। अब बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइजेस के बारे में।
रवि और रमेश ने अपने बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में सीख रहे थे जब उन्होंने जीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में सुना। स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए रवि की बेकरी है जहां वो ब्रेड और पेस्ट्रीज बनाते हैं। उन्होंने जाना कि जब हम इनकम के ग्रोथ को मेजर करते हैं तो अलग अलग तरीके से प्राइस को समझा जाता है। फर्स्ट, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है उन रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स की कॉस्ट जो प्रोडक्शन में यूज होती है। इसका एक एग्जांपल है वीट। अगर रवि को वीट खरीदने के लिए 20,000 देना पड़ता है, ये उनकी फैक्टर कॉस्ट है। लेबर, वर्कर को देने वाले सैलरी भी इसमें शामिल होती है। तो अगर टोटल कॉस्ट यानी कि इनपुट्स प्लस लेबर की बात करें तो टोटल 50,000 है। तो ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस उन प्राइस को दिखाते हैं जो प्रोड्यूसर को उनके गुड्स और सर्विस के लिए मिलते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी को एक्सक्लूड करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर रवि की बेकरी की टोटल रेवेन्यू 1 लाख है और उन्होंने 10,000 जीएसटी दिए हैं, तो बेसिक प्राइस 1 लाख माइनस 10,000 टैक्सेस इक्वल टू 90,000 होंगे। ये जीबीए एट बेसिक प्राइस होता है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस उन प्राइस को दिखाते हैं जो कस्टमर पे करते हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल करते हैं। तो अगर रवि की बेकरी की ब्रेड की फाइनल सेलिंग प्राइस 1,10,000 है, तो ये उनका जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। अब जब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जीडीपी को रिपोर्ट करता है तो उन्होंने जनवरी 2015 में कुछ चेंजेस किए। उन्होंने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को जीबीए एट बेसिक प्राइस से रिप्लेस किया और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ही मेन फोकस बना दिया। इस तरह रवि और रमेश ने समझा कि कैसे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस अलग अलग तरीकों से जीडीपी को डिफाइन करते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि ये कॉन्सेप्ट उनकी बेकरी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझाने में मदद कर सकती है, जैसे कि किस प्राइस पर उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने चाहिए और उन्हें कितने टैक्स पे करने हैं। इस नॉलेज के साथ उन्होंने अपनी बेकरी के प्राइस स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने का प्लान बनाया। मार्केट प्राइस को डिटेल में जानते हैं। एक दिन अंजलि अपने दोस्त रोहित के साथ शॉपिंग पर गई। उन दोनों ने देखा कि अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइस कैसे चेंज होती है और उन्होंने मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट को समझा। मार्केट प्राइस वो फाइनल प्राइस होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विस के लिए पे करते हैं। मान लो अंजलि एक स्मार्टफोन खरीदने गई। उस स्मार्टफोन की प्राइस 30,000 है। ये प्राइस कैसे डिसाइड होती है? अब जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक प्राइस। पहले सबसे सबसे पहले हमें बेसिक प्राइस का पता होना चाहिए जो प्रोड्यूसर को प्रोडक्ट के लिए मिलता है बिना किसी टैक्स के। मान लो स्मार्टफोन का बेसिक प्राइस 25,000 है। प्रोडक्ट टैक्सेस। अब इस बेसिक प्राइस में अलग अलग टैक्स शामिल किए जाते हैं, जैसे एक्साइज टैक्स 2,000 मान लेते हैं, सर्विस टैक्स 1,500, इंपोर्ट ड्यूटीज 1,000। टोटल टैक्सेस हो गए 4,500। अब प्रोडक्ट सब्सिडीज की बात करते हैं। अगर प्रोड्यूसर को कोई सब्सिडीज मिलती है तो उस अमाउंट को बेसिक प्राइस से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। मान लो इस स्मार्टफोन्स पर 1,000 की सब्सिडी है। अब कैलकुलेट करते हैं। मार्केट प्राइस इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो टोटल मार्केट प्राइस हुआ 28,500। तो अब अंजलि ने स्मार्टफोन की प्राइस देखी जो 30,000 थी। उसमें उन्हें समझ आया कि ये मार्केट प्राइस है जो टैक्स और सब्सिडी के हिसाब से कैलकुलेट की गई है।
अब बात करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक दिन रवि और स्नेहा अपने कॉलेज के इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने जीडीपी और जीबीए के कॉन्सेप्ट को समझने का डिसाइड किया ताकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट में मदद मिले। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। रवि ने कहा, चलो पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट समझते हैं, ये क्या होता है। स्नेहा ने जवाब दिया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट सिर्फ उन पेमेंट्स को ध्यान में रखता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। इसमें वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट शामिल होते हैं, पर टैक्सेस नहीं होता। मान लो एक फैक्ट्री है जो 1 करोड़ का आउटपुट प्रोड्यूस करती है और इसमें वर्कर को 40 लाख दिए गए, लैंडलॉर्ड को 20 लाख और ओनर को 30 लाख प्रॉफिट मिलता है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया 90 लाख। अब जीबीए एट बेसिक प्राइस जानते हैं। रवि ने कहा, अच्छा, अब जीबीए एट बेसिक प्राइस क्या है। स्नेहा ने बताया, जीबीए एट बेसिक प्राइस वो वैल्यू है जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करने से मिलता है लेकिन इंटरमीडिएट गुड को माइनस करते हैं। ये उन गुड्स पर फोकस करते हैं जो फाइनल कंजप्शन के लिए नहीं बल्कि और प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। मान लो एक फैक्ट्री ने वीट प्रोड्यूस किया और इस वीट को ब्रेड बनाने के लिए यूज किया। अगर फैक्ट्री का आउटपुट 1 करोड़ है लेकिन इंटरमीडिएट गुड जैसे कि वीट का वैल्यू 30 लाख है, तो जीबीए एट बेसिक प्राइस होगा 70 लाख। अब जानते हैं रिलेशनशिप इस कॉन्सेप्ट के बीच में। रवि ने समझा, तो इन कॉन्सेप्ट के बीच क्या रिलेशन है। स्नेहा ने एक्सप्लेन किया कि जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस इक्वल टू जीबीए एट बेसिक प्राइस होती है और जीबीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस होते हैं। मान लो जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट 70 लाख है और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस 10 लाख है, तो जीबीए एट बेसिक प्राइस होगा 80 लाख। और अगर नेट प्रोडक्ट टैक्सेस 5 लाख हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा 85 लाख। इस तरह रवि और स्नेहा ने समझा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन फैक्टर की पेमेंट को देखता है, जबकि जीबीए एट बेसिक प्राइस टोटल आउटपुट और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस देखता है। उन्होंने ये भी सीखा कि दोनों के बीच का रिलेशन जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक कैसे पहुंचा जाता है। अब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज को जानते हैं। रवि और स्नेहा अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज के बारे में और जानने की सोच रहे थे। उन्होंने सुना था कि ये आइडेंटिटीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नेशनल इनकम मेजरमेंट में से जुड़े होते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। स्नेहा ने पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी के बारे में बताया। जीएनपी एक ऐसी आइडेंटिटी है जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को दिखाता है जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसमें डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एब्रोड कमाते हैं उनका इनकम शामिल होता है, लेकिन फॉरेन फैक्टर जो हमारे देश में इनकम अर्न करते हैं वो माइनस किया जाता है। मतलब इसका फॉर्मूला हुआ जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रोड। स्नेहा ने एग्जांपल दिया, मान लो इंडिया का जीडीपी 10 लाख करोड़ है। अगर इंडियन कंपनीज एब्रोड से 2 लाख करोड़ कमाती है और फॉरेन कंपनीज इंडिया में 1 लाख करोड़ कमाती है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होगा 1 लाख करोड़। तो जीएनपी होगा 10 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 11 लाख करोड़। अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब स्नेहा ने नेट नेशनल प्रोडक्ट को समझाया। एनएनपी तब मिलता है जब हम जीएनपी से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब है कैपिटल का वेयर एंड टेयर्स को जो किसी की इनकम नहीं होती।
रवि ने सवाल किया, और इसका फॉर्मूला क्या है? तो स्नेहा ने जवाब दिया, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। उसने एग्जाम्पल दिया, मान लो अगर जीएनपी 11 लाख करोड़ है और डिप्रेसिएशन 2 लाख करोड़ है, तो एनएनपी होगा 11 लाख करोड़ माइनस 2 लाख करोड़ इक्वल टू 9 लाख करोड़। इस तरह रवि और स्नेहा ने समझा कि जीएनपी और एनएनपी क्या होते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उन्होंने देखा कि जीएनपी टोटल आउटपुट दिखाता है, जबकि एनएनपी उन प्रोडक्शन लॉसेस को ध्यान में रखता है जिसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब नेशनल इनकम देखते हैं। रवि और स्नेहा ने मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज पर काम करते करते एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम। दोनों ने डिसाइड किया कि आज इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल इनकम। स्नेहा ने कहा, सबसे पहले हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम असल में एनएनपी का मार्केट प्राइस पर इवेल्युएशन है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसने समझाया, मान लेते हैं अगर एनएनपी 9 लाख करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 लाख करोड़ है और सब्सिडी 50,000 करोड़ है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा 50,000 रुपये। मतलब 9 लाख करोड़ माइनस 50,000 करोड़ इक्वल टू 8.9 लाख करोड़। अब बात करते हैं पर्सनल इनकम की। स्नेहा ने बताया, पर्सनल इनकम वो इनकम है जो हाउस होल्ड को नेशनल इनकम से मिलती है। इसमें से हम कुछ चीजें डिडक्ट करते हैं, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स और नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो हाउस होल्ड पे करते हैं। लेकिन हमें ट्रांसफर पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट और फर्म से मिलती है वो ऐड करनी होती है। रवि ने एग्जांपल दिया, अगर नेशनल इनकम 8.95 लाख करोड़ है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1 लाख करोड़, कॉरपोरेट टैक्स 50,000 करोड़ और नेट इंटरेस्ट पेमेंट 30,000 करोड़ है, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट 20,000 करोड़ है, तो पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा, पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉरपोरेट टैक्स प्लस नेट इंटरेस्ट पेमेंट प्लस ट्रांसफर पेमेंट। उसने कैलकुलेट किया इस हिसाब से, 8.85 लाख माइनस 1 लाख करोड़ प्लस 50,000 करोड़ प्लस 30,000 करोड़ प्लस 20,000 करोड़, तो टोटल पर्सनल इनकम 8.95 लाख माइनस 1.8 लाख करोड़ प्लस 20,000 करोड़, टोटल हुई 7.17 लाख करोड़। इस तरह रवि और स्नेहा ने नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझा। उन्होंने देखा कि नेशनल इनकम देश की इकोनॉमिक हेल्थ को दिखाता है, जबकि पर्सनल इनकम हमें बताता है कि हाउस होल्ड को कितनी इनकम मिल रही है। अब बात करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। रवि और स्नेहा ने अपने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर और गहराई से काम करते हुए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और प्राइवेट इनकम को समझने की कोशिश की। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। स्नेहा ने कहा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि एनडीआई का मतलब है कि देश के पास कितनी टोटल इनकम है जो उसके पास गुड्स और सर्विस के लिए अवेलेबल है। तो इसका फॉर्मूला होगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्नेहा ने सोचा, इसमें करंट ट्रांसफर क्या होता है? स्नेहा ने समझाया, करंट ट्रांसफर से मेरा मतलब है वो ट्रांसफर जो हम फॉरेन से लेते हैं, जैसे गिफ्ट या एड्स। मान लो अगर इंडिया का नेट नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस 10 लाख करोड़ और दूसरे देशों से करंट ट्रांसफर 1 लाख करोड़ है,
तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हुई 10 लाख करोड़ प्लस 1 लाख करोड़ इक्वल टू 11 लाख करोड़। अब प्राइवेट इनकम जानते हैं। स्नेहा ने बताया प्राइवेट इनकम को समझने के लिए हमें ये फार्मूला देखना होगा। प्राइवेट इनकम इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट प्लस नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रवि ने एग्जाम्पल दिया, अगर फैक्टर इनकम 7 लाख करोड़ है, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट 1 लाख करोड़ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 करोड़ है, गवर्नमेंट से करंट ट्रांसफर 30,000 करोड़ है और अदर नेट ट्रांसफर 20,000 करोड़ है, तो प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करें? तो प्राइवेट इनकम इक्वल टू 7 लाख करोड़ प्लस 1 लाख करोड़ प्लस 50,000 करोड़ प्लस 30,000 करोड़ प्लस 20,000 करोड़, मतलब सभी को ऐड कर देना, तो टोटल हुआ 8.1 लाख करोड़। इस तरह रवि और स्नेहा ने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और प्राइवेट इनकम को समझा। उन्होंने देखा कि नेशनल डिस्पोजेबल देश के पास अवेलेबल इनकम को दिखाता है, जबकि प्राइवेट इनकम हमें बताता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी इनकम है। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब रवि ने कहा चलो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में जानते हैं। स्नेहा ने समझाया नॉमिनल जीडीपी है वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में करंट मार्केट प्राइस पर प्रोड्यूस होती है। मान लो इस साल हमें टोटल 20 लाख करोड़ का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, तो नॉमिनल जीडीपी है 20 लाख करोड़। पर रवि ने कहा रियल जीडीपी तब क्या होता है? स्नेहा ने बताया रियल जीडीपी प्राइस चेंज के लिए एडजस्ट करता है, यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इम्पैक्ट हटा देता है। इससे हमें सच में इकोनॉमिक प्रोडक्शन का आइडिया मिलता है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर इंटू 100। अगर नॉमिनल जीडीपी 20 लाख करोड़ है और जीडीपी डिफ्लेक्टर 1.2 है, तो रियल जीडीपी 20 लाख करोड़ बाय 1.2 इंटू 100 यानी कि 16.67 लाख करोड़ होंगे। जीडीपी डिफ्लेक्टर स्नेहा ने समझाया जीडीपी डिफ्लेक्टर एक इंडेक्स है जो हर साल जीडीपी में शामिल गुड्स और सर्विसेज की एवरेज प्राइस चेंज को मेजर करता है। मान लें अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर 150% है, इसका मतलब है कि बेस ईयर से प्राइस 50% बढ़ गया है। रवि ने कैलकुलेट करने की तरीका देखा। स्नेहा ने बताया ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो होता है, इससे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। फार्मूला होती है जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेक्ट अगर नॉमिनल जीडीपी 20 लाख करोड़ है और रियल जीडीपी 16.6 लाख करोड़ है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू 20 लाख अपॉन 16.6 लाख करोड़ इंटू 100 यानी कि 120% होगा, यानी प्राइस 20% बढ़ गए हैं बेस ईयर से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब रवि ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर फोकस किया। स्नेहा ने बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई एक इंडेक्स है जो एक फिक्स्ड बास्केट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की प्राइस चेंज को मेजर करता है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर खरीदता है। ये हमें बताता है कि कंज्यूमर को कितनी इन्फ्लेशन महसूस होती है। इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करेंट ईयर अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर इंटू 100। अगर बेस ईयर में बास्केट का कॉस्ट 100 रुपये था और करंट ईयर में 120 है, तो सीपीआई इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू 100
यानी कि 120% होगा। इसका मतलब है कि प्राइस 20% बढ़ गया है बेस ईयर से। होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब स्नेहा ने एक्सप्लेन किया होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI गुड्स की प्राइस को होलसेल लेवल पर ट्रैक करता है। ये अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्फ्लेशन को एसेस करने के लिए यूज होता है। कुछ कंट्रीज में इसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। जीडीपी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। रवि ने पहले जीडीपी के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का मेजरमेंट है। ये बताता है कि कंट्री ने कितना माल और सर्विस प्रोड्यूस किए हैं एक साल में। वेलफेयर की लिमिटेशन। जीडीपी के साथ एक बड़ी लिमिटेशन है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताता। मान लो जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन ये अगर कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड है तो मेजॉरिटी को इसका कोई फायदा नहीं होता। रवि, अगर जीडीपी 10 लाख करोड़ है लेकिन सबसे अमीर 1% लोगों के पास है, 80% वेल्थ है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट जानते हैं। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन इनकम इनइक्वलिटीज भी बढ़ रही है, तो सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, हेल्थ इश्यूज और एजुकेशन में डिस्पैरिटी बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक कंट्री में कुछ लोग बिलियनरीज बन रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या ये कंट्री सक्सेसफुल है? इंडिया की बात करें तो हमें जीडीपी ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर ध्यान देना होगा। हमें सिर्फ जीडीपी पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि वेलफेयर और सोशल इंडिकेटर पर भी फोकस करना चाहिए। एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज वो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्नेहा ने कहा, मान लो एक फैक्ट्री है जो जीडीपी को बढ़ा रही है क्योंकि वो बहुत सारे माल प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उस फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है और ये पोल्यूशन नियरबी रिवर को इफेक्ट कर रहा है, तो इससे लोकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। लेकिन जीडीपी तो उस फैक्ट्री के ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्नेहा ने कंफर्म किया, लेकिन इस पोल्यूशन का जीडीपी पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये एक एक्सटर्नलिटीज है। जीडीपी सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट को देखता है, लेकिन इन्वायरमेंट और हेल्थ इश्यूज को नहीं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं। स्नेहा ने कहा, मान लो एजुकेशन या रिसर्च, ये चीजें सोसाइटी को फायदा देती है और लोगों की वेल बीइंग बढ़ाती है, लेकिन जीडीपी इन्हें डायरेक्टली कैप्चर नहीं करता। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक स्कूल बन रहा है। ये स्कूल स्टूडेंट की एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का कोई सीधा इम्पैक्ट जीडीपी पर नहीं होगा क्योंकि ये जीडीपी का कैलकुलेशन में नहीं आता। तो जीडीपी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्नैपशॉट है, लेकिन इसमें हमारी इन्वायरमेंट और सोशल वेलफेयर का एस्पेक्ट नहीं आता। इस तरह से रवि और स्नेहा ने समझा कि जीडीपी सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लेकिन एक्सटर्नलिटीज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव को नहीं देखता। ये समझना जरूरी है क्योंकि एक्सटर्नलिटीज लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेल बीइंग पर बड़ी इम्पैक्ट डाल सकती है।